हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडू अबॉर्ड में। मेरा नाम हर्ष। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 1 to 5 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वैसे वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे इस चैनल एडू अबॉर्ड पे जाएं, आपको वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप हमारी इन सब वीडियोस को जाकर देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा कि जो नॉलेज है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड हो सके। आगे बढ़ने से पहले आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल एडू अबॉर्ड को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आप हमारे इस पेज एडू अबॉर्ड को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फॉलो जरूर करिएगा कि जो आने वाली जो भी वीडियोस वगैरह है उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत आराम से इजीली और सबसे पहले पहुंच सके। तो आगे बढ़ने से पहले अब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक्स। ठीक है, अब हम तो थोड़ी बहुत टर्म्स आएंगी इसमें। टर्म्स पहले हम वो जान लेते हैं कि टर्म्स है कौन कौन सी हैं और वो कैसे हैं और क्या उसका मतलब है। देखिएगा अब कुछ टर्म्स आएंगी जैसे किंगडम आएगा, जनपद और महाजनपद। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये तीनों एक ही हैं। आप उसे किंगडम बोल दीजिएगा, जनपद बोल दीजिएगा या महाजनपद बोल दीजिएगा। ये वो एरिया होते हैं, वॉज द एरिया रूल्ड ओवर बाय अ सिंगल किंग्स और राजा। ये वो एरिया थे जैसे किंगडम, जनपद और आपका महाजनपद, वो एरिया थे जो सिंगल रूलर रूल करते थे। कौन? सिंगल रूलर जो है वो रूल करते थे। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट वॉज नोन एज एरिस्टोक्रेसी और राजतंत्र। इस टाइप की गवर्नमेंट को, जो भी ये गवर्नमेंट हुआ करती थी, जो सिंगल रूलर जो रूल करते थे, किंग जो थे वो रूल करते थे, ऐसी गवर्नमेंट को हम एरिस्टोक्रेसी और राजतंत्र बोला करते थे। क्या बोलते हैं? राजतंत्र और एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। इन एंशियंट टाइम दिस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वॉज प्रिविलेंट इन कुरु, कोशाला, मगध एंड अवंती। जो एंशियंट टाइम था, जो पुराना समय था, ये जो इस टाइप की जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो कहां पे आपको देखने को मिलती थी? जैसे कुरु, कोशाला, मगध और अवंती, कुछ ऐसे एक ये राज्य हैं, जनपदास और महाजनपदास वगैरह हैं, जहां पे आपको इस टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको वहां पे देखने को मिलती थी। महाजनपदास वॉज बिगर देन जनपदास। और याद रखिएगा कि जो महाजनपदास होते थे वो जनपदास से क्या होते थे? बड़े हुआ करते थे। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा एक वर्ड रिपब्लिक, फिर गना और संघा। ये तीन एक ही वर्ड हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं ये क्या वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं। रिपब्लिक, गना, संघा वॉज अ गवर्नमेंट इन विच मैनी रूलर्स रूल्ड एंड डिसाइडेड द पॉलिसीज विथ अ मेजॉरिटी। देखिए, रिपब्लिक, गना और संघा ऐसी एक गवर्नमेंट है जहां पे बहुत सारे जो रूलर्स हैं वो रूल करा करते थे और कोई भी डिसीजन होता था पॉलिसी के रिगार्डिंग तो वहां पे मेजॉरिटी से लिया जाता था कि यहां पे मेजॉरिटी है तो उसीलिए वो आपका क्या है कि आपका डिसीजन जो भी पॉलिसीज का है वो वहां पे मेजॉरिटी लिया करती है। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट वॉज प्रिविलेंट इन वज्जी एंड मल्ला। और इस टाइप की जो गवर्नमेंट थी एंशियंट टाइम में वो आपका एक वज्जी और मल्ला जो है वहां पे आपको देखने को मिला करती थी। अब आगे आते हैं, नया आपका हेडिंग है जिसका हेडिंग का नाम है हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। द पीरियड वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नोन एज लेटर वैदिक एज। जो पीरियड अब हम पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लेटर वैदिक एज एंड द एज ऑफ महाजनपदास और या एंड एज ऑफ महाजनपदास। इन वैदिक एज द किंग वॉज चूजन बाय द पीपल। वैदिक एज में किंग जो थे वो किसके द्वारा चुना जाता था? पीपल्स के द्वारा, यानी कि आदमियों के द्वारा, पीपल्स के द्वारा, लोगों के द्वारा जो वहां पे किंग जो है वो चुना जाता था। कौन से एज में? हम वैदिक एज की बात कर रहे हैं। But about 3000 years ago, in the later Vedic age, the way of choosing king changed. लगभग 3000 साल पहले, आज से 3000 साल पहले, जब लेटर वैदिक एज है उसमें जो किंग की चूज करने की जो पॉलिसीज थी या चूज हुआ करता था जैसे किंग, वो थोड़ी चेंज हो गई। अब जो था इसमें लेटर वैदिक एज में किंग कैसे चुना जाता था? नाउ द पर्सन हु परफॉर्म वेरी बिग सैक्रिफाइसेस बिकेम किंग। अब यहां पे जो पर्सन जो भी बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करेगा, बिग सैक्रिफाइस करेगा, वही क्या बनेगा? किंग बनेगा। बट विच टाइप ऑफ सैक्रिफाइस डिड ही परफॉर्म? पर अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा सैक्रिफाइस वो परफॉर्म करेगा जिससे यह साबित हो कि वो किंग बनने योग्य है।
तो उनमें से एक जो सैक्रिफाइस है उसका नाम है अश्वमेधा। क्या बोलते हैं? अश्वमेधा। याद रखिएगा कि अश्वमेधा वो सैक्रिफाइस है, उसके बाद ही जो किंग है वो आपका विराजमान होता था और उस वही चुना जाता था। वॉट वॉज द अश्वमेधा सेक्रीफाइस? अब हम आते हैं कि अश्वमेधा जो सेक्रीफाइस है वो क्या है। द अश्वमेधा मीन हॉर्स सेक्रीफाइस। अश्वमेधा जो है उसका मतलब क्या होता है? हॉर्स का सेक्रीफाइस करना। दिस वॉज मीन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द किंगडम। अब इसका मतलब है कि किंगडम जो है उसको एक्सपेंशन करना। किंगडम को क्या करना? एक्सपेंशन करना। इन दिस सेक्रीफाइस अ डेकोरेटेड हॉर्स विथ किंग्स मैन वॉज अलाउड टू मूव फ्रीली। अब इसमें क्या होता था कि इस सेक्रीफाइस में क्या होता था कि हॉर्स होता था, उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया जाता था। क्या? उस हॉर्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया जाता था और उसको एक फ्रीली छोड़ दिया जाता था, एक मतलब बिल्कुल फ्री होके छोड़ दिया जाता था। if it entered the kingdom of other kings and they stopped it, then they had to fight with the king who had allowed the horse to move freely, and the winner was regarded as the more powerful. अब जैसे सपोज करिएगा ये जो हॉर्स है, डेकोरेटेड जो हॉर्स है, वो फ्रीली किसी भी किंगडम में पहुंच गया। अगर उस किंगडम में सपोज करिएगा, आप एग्जांपल लेके चलिएगा एक किंगडम को, जैसे आप यूपी है, यूपी और एक हरियाणा को आप एग्जांपल ले लीजिएगा। अगर यूपी से कोई एक किंग है, उसने ये हॉर्स छोड़ा, मतलब हॉर्स जो है, ये अश्वमेधा हॉर्स जो है छोड़ा, तो उसके बाद जो था ये डेकोरेटेड जो हॉर्स है उसको छोड़ा। अगर वो हरियाणा में जाके वहां पे जो राज्य का किंग है, हरियाणा का जो किंग होगा, अगर उसने इस घोड़े को रोक लिया, जो घोड़ा यूपी वाले आपके जो किंग था उसने छोड़ा है, अगर वो वहां पे हरियाणा वाले में जाके उसने रोक लिया किंग ने, तो उसके बाद उस किंग को क्या करना पड़ता था? फाइट वगैरह उस किंग के साथ करनी पड़ती थी और उसके बाद उसको जीतना पड़ता था। जो जीत गया वो ही ज्यादा पावरफुल माना जाता था। अगर किसी भी इफ द हॉर्स वॉज नॉट स्टॉप्ड बाय द किंग ऑफ द अदर किंगडम, देन इट मीन दैट दे हैड एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द किंग हु हैड परफॉर्म द हॉर्स सैक्रिफाइसेस। अगर किसी भी राजा ने, किसी दूसरे राज्य के राजा ने उस किंग को नहीं, उस हॉर्स को नहीं पकड़ा, उसे अपने राज्य से जाने दिया, तो इसका मतलब जिस किंग ने वो घोड़ा छोड़ा है, अब वो राज्य उसका होने लगेगा। अब वो क्या है कि उसकी अथॉरिटी में वो राज्य आ जाएगा। It means that the king who had performed the horse sacrifice was more powerful than the other king. और उसके बाद ही ये जो किंग होता था ये बहुत ज्यादा पावरफुल किंग कहलाया जाता था। The king who had accepted the power of the king who had performed the horse sacrifice had to come with gift on the occasion of the horse sacrifices. अब जो भी किंग, ठीक है, द किंग हु हैड एक्सेप्टेड द पावर, जो भी किंग जिसने भी किंग की पावर एक्सेप्ट कर ली है, जिस राज्य के किंग ने दूसरे राज्य के किंग की पावर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब जो वो हारा वाला राज्य है जिसने अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, वो उस किंग के पास जाएगा, उसको बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह देगा किसी ओकेशन पे। ठीक है, ऐसे अश्वमेधा होता था। अब आ जाते हैं हाउ वॉज द अश्वमेधा सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड। देखिए, द किंग वॉज द चीफ फिगर ऑफ दिस सेक्रीफाइस। किंग जो था इसमें बहुत मुख्य रूप में प्रदर्शित होता था। इस सेक्रीफाइस में किंग जो था उसका मुख्य चेहरा हुआ करता था। ही यूज्ड टू सिट ऑन द थ्रोन और अ टाइगर स्किन। वो जो था वो एक थ्रोन पे बैठता था, सिट होता था किस पे? थ्रोन पे, टाइगर और टाइगर स्किन पे। हिज चैरिटर और सारथी वॉज हिज कंपेनियन इन द हिज बैटलफील्ड, हैड द विटनेस हिज ब्रेवरी और एक्सप्लोइटेशन, चैंटेड द ग्लोरी ऑफ द किंग। उसके साथ एक सारथी चलता था, किंग के साथ एक सारथी चलता था। वही इस बैटल जो था, इसके राजा के साथ एक सारथी चलता था, वही इस बैटल का विटनेस हुआ करता था। वो वही बताया करता था कि इसकी ब्रेवरी के बारे में बताता था। वो राजा के गुणगान गाता था कि भैया वो किस तरीके से जीता, ये नहीं है। उसके बाद द किंग रिलेटिव्स वाइफ्स एंड सन हैड टू परफॉर्म माइनर रिचुअल्स। उसके बाद जो किंग्स के रिलेटिव्स थे, जैसे वाइफ्स होगी और सन्स हो गए, वो कुछ माइनर रिचुअल्स जो थे वो परफॉर्म करते थे। व्हाट डिड द किंग
What did the invited king or raja do? They just had to sit and watch the performance of the sacrifice. बस जो भी राजा वगैरह होते थे वो सब आते थे, तो वो क्या करते थे, वो एक बैठते थे और वो ये सब चीज को परफॉर्म जो होता था सैक्रिफाइस को वो देखा करते थे. Who perform the rituals? और अब ये बात आती है कि रिचुअल्स जो थे वो कौन परफॉर्म करते थे. द प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स फॉर द किंग. जो प्रीस्ट थे, पंडित लोग जो होते थे, पुरोहित जो थे, वही रिचुअल्स को क्या करते थे, परफॉर्म करते थे. दे स्प्रिंकल्ड सैक्रेड वाटर ऑन द किंग. वो एक पवित्र वाटर यानी पानी जो होता था वो किंग के ऊपर छिड़का करते थे. बिसाइड द सबऑर्डिनेट किंग हु एल्स ब्रॉट गिफ्ट. अगर किंग के अलावा कौन कौन गिफ्ट ला सकता था, देखिए किंग के अलावा द ऑर्डिनरी पीपल भी गिफ्ट ला सकते थे, जैसे कि विश और वैश्यास जो थे वो भी गिफ्ट लाया करते थे राजा के लिए. Who were not allowed at the time of the sacrifice? उसमें से कौन अलाउड नहीं होता था जब सैक्रिफाइस होता था, तो उसमें से कौन अलाउड व्यक्ति नहीं अलाउड होता था. शूद्र जो थे वो अलाउड नहीं होते थे. किसके टाइम ऑफ सैक्रिफाइस के टाइम में हमारे शूद्र जो व्यक्ति लोग होते थे वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होते थे, वो उसमें परफॉर्म नहीं करते थे. अब बात आ जाती है लेटर वैदिक बुक्स की. देखिए लेटर वैदिक बुक्स किसको कहेंगे, याद रखिएगा, समावेदा, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो बुक्स हैं इनको, और अदर बुक्स, ये 3 बुक्स और इसके अलावा भी जो भी बुक्स हैं लिखी गई हैं इस पीरियड के दौरान, उसको बोलेंगे लेटर वैदिक बुक. लेटर वैदिक बुक इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये ऋग्वेद के बाद ही लिखी गई हैं, इसीलिए इसे लेटर वैदिक बुक बोलते हैं. कौन कौन सी लेटर वैदिक बुक है, देखिए समवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, और उसके अलावा जो भी बुक्स लिखी गई हैं इसी पीरियड के दौरान इसको ही लेटर वैदिक बुक बोलते हैं. लेटर वैदिक बुक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऋग्वेद के बाद ही लिखी गई हैं. These books were written in the area drained by the river गंगा एंड यमुना. और ये जो बुक्स हैं ये जनरली कहां पे लिखी गई है, उस एरिया में लिखी गई है जहां पे रिवर गंगा और यमुना बहती हैं. और याद रखिएगा, आप मैप में जाइएगा और देखिएगा कि गंगा और यमुना रिवर कहां कहां बहती है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जो लेटर वैदिक बुक्स वगैरह हैं ये सब कहां पे लिखी गई हैं, किस एरिया के बीच में लिखी गई हैं. दिस मीन दैट द पीपल हैड मूव टू दिस एरिया. These books were composed by priest. ये जो बुक्स हैं वो कौन कंपोज करता था, प्रीस्ट कंपोज करते थे. These books describe how rituals were to be performed. और ये बुक्स बताती हैं कि हमारे जो रिचुअल्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्म होंगे. These books also contained rules about the society. और ये जो बुक्स हैं ये हमें ये भी बताती हैं कि सोसाइटी में किस तरीके के रूल्स होंगे और कैसे वो काम करेंगे. अब उसके बाद आ जाते हैं द 4 वर्णास. कितने, द 4 वर्णास. वर्णा लिटरली मीन्स कलर. वर्णास का मतलब क्या होता है, लिटरली मीन्स कलर. द सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ पीपल. जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत सारे ग्रुप से मिलकर बनी है, पीपल्स के जो ग्रुप्स हैं उनसे मिलकर बनी है. द प्रीस्ट डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 4 वर्णास. और याद रखिएगा, प्रीस्ट जो लोग हैं, पंडित वगैरह जो लोग, पुरोहित लोग हैं, उन्होंने ही इन वर्णास को 4 हिस्सों में, सोसाइटी को 4 वर्णास में डिवाइड किया है. दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन बर्थ. और ये जो डिवीजन है किसके बेस्ड पे है, ये बर्थ के बेस पे डिवीजन किया गया है. द 4 वर्णास वर, और इनमें से 4 वर्णा कौन कौन से, सबसे पहले हैं ब्राह्मण्स. इट इंक्लूड प्रीस्ट हु स्टडी एंड थॉट वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइस एंड रिसीव गिफ्ट. ब्राह्मण्स कौन है, प्रीस्ट हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो वेदास को पढ़ते हैं, उसको बताते हैं, सैक्रिफाइस को परफॉर्म करते हैं, उसके बाद वो गिफ्ट रिसीव करते हैं, ये ब्राह्मण्स हैं. क्षत्रिय कौन है, क्षत्रिय दे वर रूलर एंड वॉरियर हु फॉट बैटल एंड प्रोटेक्टेड पीपल. क्षत्रिय उन्हें कहते हैं, ये वॉरियर्स होते हैं और जनरली ये क्या करते हैं, बैटल लड़ते हैं, पीपल को बचाते हैं, बैटल लड़के, और पीपल जो है उनके जो भी टेरिटरी में पीपल्स वगैरह आते हैं उनको वो रक्षा करते हैं. उसके बाद आते हैं वैश्या. दे इंक्लूडेड फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स. वैश्या जो हैं या विश जो हैं वो फार्मर्स होंगे, हर्डर्स हैं और ट्रेडर्स हैं. अब आते हैं शूद्रस की बात है. दे सर्व द अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल. शूद्र जो हैं वो ये जो तीनों ग्रुप है उनकी क्या है, वो उनको सर्व करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, पर ये किसी भी रिचुअल्स में परफॉर्म नहीं करेंगे. रिमेंबर दैट के ये किसी भी रिचुअल्स में परफॉर्म नहीं करेंगे. वुमेन वर ऑफन कंसीडर्ड एज शूद्र. अब आप देखिएगा कि वुमेन्स को भी क्या शूद्र की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता था. कितनी गलत बात है ये. जो महिला एक पुरुष को जन्म देती है उसको ही आप दरकिनार कर देते हैं. कितनी बड़ी सोसाइटी की आप देखिएगा विडंबना है.
ओनली ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य हैव द राइट टू परफॉर्म सैक्रिफाइस। देखिए ब्राह्मण जो होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे, उन्हें ही ये राइट्स थे सैक्रिफाइस परफॉर्म करने के, उनको ही राइट्स हुआ करते थे। अब आ जाते हैं अनटचेबल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ओवर द वर्ना सिस्टम। देखिए अनटचेबल्स की बात करते हैं। अनटचेबल सम पीपल हु कॉन्टैक्ट वॉज कंसिडर्ड इम्प्योर, वो व्यक्ति जिनको हम कंसीडर करते हैं इम्प्योर यानी अपवित्र, जो ठीक है वो पवित्र नहीं है, जिनको वही क्या होंगे अनटचेबल्स कंसीडर होते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? देखिए क्राफ्ट पर्सन आते हैं, हंटर्स आते हैं, गैदरर्स आते हैं, और जो आपके चीता वगैरह या जो डेड बॉडीज वगैरह को जलाते वगैरह हैं, उनमें ये सब आते हैं, इन्हें अनटचेबल्स बोला जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ओवर द वर्ना सिस्टम, सम पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द वर्ना सिस्टम, कुछ जो व्यक्ति हैं वो वर्ना सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सम किंग थॉट दैट दे वर सुपीरियर टू ब्राह्मण्स और प्रीस्ट, कुछ किंग जो हैं वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम ब्राह्मण और जो प्रीस्ट हैं हम उनसे सुपीरियर हैं, यानी हम उनके ऊपर हैं। सम पीपल वर अगेंस्ट द बर्थ वेज डिवीजन ऑफ द पीपल, कुछ जो व्यक्ति हैं जो पीपल्स हैं वो इसके खिलाफ हैं कि जो वर्ना सिस्टम जो है वो किसके बेस्ड पर है, डिवीजन, बर्थ के डिवीजन पे है, यानी कि जो बर्थ का डिवीजन है उसी के आधार पर है, इसीलिए कुछ लोग इसे गलत मानते हैं। सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डिफरेंस अमंग पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, और कुछ लोग ये मानते हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है ऑक्यूपेशन में, कोई भी व्यक्ति काम करे उसमें कोई भेदभाव नहीं है, और ऐसा होना भी चाहिए, भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करे उसको पूर्ण रूप से आजादी है, सबको अपना मेहनत करके खाने की जो आदत है बहुत अच्छी है, ऐसा करना भी चाहिए। कोई मेहनत कर रहा है तो उसका यह मतलब नहीं है कि वो नीचे, अगर एक रिक्शा वाला मेहनत करके पैसा कमा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे, उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट है, उसकी भी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए जितना एक आप किसी भी अमीर या रिच पीपल को देते हैं। सम पीपल वर अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, बहुत से जो लोग हैं वो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट है, उसमें मैं भी एक व्यक्ति हूं जो अनटचेबिलिटी के लिए अगेंस्ट हूं कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए हमारे इस पूरे ही देश में, क्या पूरे ही वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। सम पीपल फेल्ट दैट एवरीवन शुड बी एबल टू परफॉर्म वो रिचुअल्स, और कुछ व्यक्ति ये मानते हैं कि सारे जो रिचुअल्स है वो सबके लिए हैं, सबको परफॉर्म करने चाहिए, और होना भी ऐसा चाहिए। कोई चीज एक व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर नहीं बन सकती है, वो सबके लिए है, सोसाइटी के लिए है, सब उसको परफॉर्म कर सकते हैं, सब उसको यूज कर सकते हैं, ये होना भी चाहिए। तो याद रखिएगा कभी भी इन सब चीज पे आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को आप डिफरेंस ना करिएगा किसी भी चीज को लेके कि वो छोटा व्यक्ति है या वो गरीब है, इस कभी भी इन सब चीजों को लेके किसी भी व्यक्ति को आप बिल्कुल भी आकिएगा नहीं, बिल्कुल भी ना आकिएगा कभी भी। आप पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा, चीजों को ऑब्जर्व करिएगा, अपने आसपास चीज जो हो रही हैं, फिर उसके बाद आप किसी भी चीज पे आप नतीजे पे निकलिएगा और सोचिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, नेगेटिव कभी भी ना सोचिएगा, क्योंकि नेगेटिव आप सोचेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। हर चीज को पॉजिटिव लेने की तरफ चलिएगा, नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए आप इस पे सोचिएगा, तभी हम और आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। ये जो सोसाइटी है जो बहुत आगे तभी बढ़ सकती है। इन द नॉर्थ ईस्ट वी फाइंड दैट देयर इज नो शार्प कट सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको वहां पे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस, सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं दिखेगा, बहुत बड़ा सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब हम आ जाते हैं राइज ऑफ द जनपद। अब ये बात आ जाती है कि जनपदास जो थे उनका राइज कैसे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जनपदास लिटरली मीन द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। जनपदास का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सा मतलब है जहां एक वो लैंड जहां पे कुछ जन आए, उन्होंने अपने पैर जमाए और वहीं पे सेटल डाउन हो गए, इसीलिए उसको जनपद बोलते हैं। द किंग राजा हु परफॉर्म बिग सैक्रिफाइस लाइक अश्वमेधा नाउ केम टू रूल ओवर अ लार्ज एरिया। अब किंग और राजा जो हैं वो जो भी बिग परफॉर्म करते हैं, सैक्रिफाइस जो परफॉर्म करते हैं, जैसे अश्वमेधा करते हैं और उसको लार्ज एरिया में जो है वो अपना परफॉर्म करते हैं, ये सब अश्वमेधा। दिस लार्ज एरिया केम टू बी नोन एज जनपदास, और यही जो लार्ज एरियाज जो हैं इनको ही क्या बोलते हैं, जनपदास बोलते हैं। एग्जाम्पल एक कुछ चीजें हैं, देखिए पुराना किला जो दिल्ली में है, हस्तिनापुर कहां पे है, मेरठ में है आपका हस्तिनापुर। उसके बाद
अतरंजीखेरा जो है एटा में है। ये जो भी हैं ये किसके सेटलमेंट है, जनपद के सेटलमेंट हैं। याद रखिएगा जनपद के सेटलमेंट, जैसे पुराना किला हो गया, हस्तिनापुर मेरठ में हो गया, अतरंजीखेरा जो हो गया वो एटा में हो गया। इन दिस सेटलमेंट द पीपल लिव्ड इन हट। इन सब सेटलमेंट में, इन सब जगह पे जो लोग हैं वो हट्स में रहा करते थे, चावल उगाया करते थे, वीट उगाया करते थे, बार्ले उगाया करते थे, पल्सेस उगाया करते थे, सिसेम उगाया करते थे और मस्टर्ड वगैरह सब उगाया करते थे। दे मेड पॉटरी इन ग्रे एंड रेड कलर। और उसके अलावा ये जो पॉटरी जो बनाया करते थे वो ग्रे एंड रेड कलर में बनाया करते थे। द स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री वॉज ग्रे पेंटेड ग्रे वेयर। और एक स्पेशल टाइप की पोट्री हुआ करती थी जिसको बोलते थे पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री। क्या बोलते थे, पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री। दीज ग्रे पोट्री एंड हैड पेंटेड डिजाइन ऑफ लाइन एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न। और जो ये ग्रे पोट्री हुआ करती थी वो एक पेंटेड हुआ करती थी, लाइन हुआ करती थी, डिजाइन उसमें ज्योमेट्रिक जो पैटर्न हुआ करते थे वो भी हुआ करते थे। दीज वर यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेशन। और जो ये ग्रे वेयर पोट्री वगैरह जो है वो किसको कब यूज हुआ करती थी, स्पेशल ओकेशन पे यूज हुआ करती थी, या फिर इंपॉर्टेंट जो पर्सन होते थे, पीपल होते थे, उनको फूड जो था वहां पे सर्व करने के लिए वो हुआ करती थी। अब आ जाते हैं अगला जो हमारा टॉपिक सा है, राइज ऑफ महाजनपदस। क्या है, राइज ऑफ महाजनपदस। द वर्ड महाजनपदस इंडिकेट दैट दिस वाज द एरिया ग्रेटर देन जनपदस। ये हमारे को इंडिकेट करता है, महाजनपद इंडिकेट करता है कि ये एक वो एरिया है जो जनपद से बड़े हैं। किससे बड़े हैं, जनपद से बड़े हैं। लगभग अबाउट 2005 years ago some जनपदस became more important than the other and they came to be known as महाजनपदस। ठीक है, आज से लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद जो थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, और जो ये इंपॉर्टेंट जनपदास हुए इसको ही हमने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, महाजनपदास बोलना स्टार्ट कर दिया। महाजनपदास जो थे उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। वो उनकी एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी और वो फोर्टिफाइड हुआ करती थी और उसके साथ फोर्ट हुआ करते थे। फोर्टिफाइड सिटी मीन दैट दे वर सराउंडेड बाय ह्यूज वॉल ऑफ वुड ब्रिक एंड स्टोन। फोर्टिफाइड सिटी का मतलब है कि वो एक ऐसे एरिया से, इस वॉल से घिरी रहा करती थी जो वुड से बनती थी, ब्रिक से बनती थी या फिर स्टोन से बनती थी। These fortification of the capital city required enormous labor which provided by thousands of men and women। और इन सबको फोर्टिफिकेशन को करने के लिए, कैपिटल जो सिटीज थी इन सबको फोर्टिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे आदमी, औरत और बच्चों की जरूरत पड़ा करती थी। Why were these fort built? अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो आपके फोर्ट्स हैं वो बिल्ड क्यों हुए हैं। दीज वर बिल्ड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द अटैक ऑफ अदर किंग। ये फोर्ट्स इसलिए बनाए जाते थे कि कल को कोई दूसरे किंग जो है, दूसरे राज्य का किंग है तो अटैक करे तो कम से कम ये जो वॉल्स वगैरह जो हैं, ये फोर्टिफिकेशन जो है तो हमारी उतनी रक्षा करे सब। और उसके अलावा सम किंग शोर देयर रिचनेस एंड पावर थ्रू दिस फोर्टिफिकेशन। और कुछ किंग जो थे वो अपनी पावर को और रिचनेस को दिखाने के लिए भी ये जो फोर्ट वगैरह थे फोर्टिफिकेशन कराया करते थे। फोर्टिफिकेशन प्रोवाइड इजी कंट्रोल ओवर द पीपल। और जो फोर्टिफिकेशन है वो आपका एक बहुत अच्छे से इजी वे में पीपल्स को कंट्रोल करता है, मतलब वहां पे पीपल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से कंट्रोल होते हैं। अब आपको यहां पे एक मैप दिखेगा। अब हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि कौन सी चीज कहां है। देखिएगा आप यहां पे देखिएगा ये एरिया जो ब्लू कुरु है, ये वाला एरिया, उसके नीचे आपका हस्तिनापुर है, उसके बाद आपका इधर ये कोशाला, फिर आपका इधर ये वैशाली, फिर ये आपका एरिया वज्जी, उसके बाद आपका ये आ गया अवंती। ठीक है, ये कुछ एरियाज हैं, ये गंधारा, इधर ये आपका तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ये आपका कुछ एरियाज वगैरह हैं जो अभी आपने पढ़े होंगे। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये मगध, याद रखिएगा ये मगध है सबसे इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं हु पेड टैक्सेस एंड हाउ मच। कौन टैक्सेस पे करता था और कितना पे करता था, इस पे आते हैं। द किंग इंपोज रेगुलर टैक्सेस ऑन द पीपल इंस्टेड ऑफ टेकिंग वॉलंटियर गिफ्ट। जो किंग होता था वो आपका रेगुलर टैक्सेस पीपल पे लगाया करता था, इसकी बजाय गिफ्ट लेने की बजाय वो जो था टैक्स आप लगाया करता था। फ्रॉम देन एज अ किंग ऑफ जनपदा यूज्ड टू टेक बिकॉज नाउ द किंग हैड, किंग को जो क्या करना पड़ता था, जो उसको मेंटेन करनी पड़ती थी रेगुलर आर्मी, जो उसकी बिग आर्मी थी वो उसको मेंटेन करनी पड़ती थी। उसके बाद उसको फोर्ट्स बनाना पड़ते थे। उसके बाद ऑफिशियल जो थे टू मेंटेन ऑफिशियल टू कलेक्ट टैक्स, उसके बाद ऑफिशियल्स जो वगैरह होते थे वो कलेक्ट करते थे टैक्स।
अब बात आती है कि कौन कितना टैक्स करता था, कौन सा ग्रुप जो था वो कितना टैक्स पे करता था। देखिए जो फार्मर्स होते थे वो 1/6 आपकी जो प्रोड्यूस होती थी उनका, उसका वो 1/6 पेड किया करते थे टैक्स के रूप में, और इसी को भागा बोलते थे। क्या बोलते थे? भागा। द क्राफ्ट पर्सन लाइक वेवर्स और स्मिथ हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर किंग। और जो क्राफ्ट पर्सन और वेवर्स वो थे, वो कैसे वर्क करते थे? डे एवरी मंथ डे जो था उसमें करते थे। हर्डर्स हैज टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड देयर प्रोड्यूस। और जो हर्डर्स होते थे वो किस हिसाब से टैक्स पे करते थे? वो अपने एनिमल्स या उससे बने हुए प्रोडक्ट्स जो थे उसको वो देके वो टैक्स पे किया करते थे। हंटर कैसे टैक्स पे किया करते थे? हंटर एंड गैदरर्स जो थे वो जो फॉरेस्ट से प्रोडक्ट आया करते थे उसको देके अपना टैक्स पे किया करते थे। अब आ जाते हैं चेंज इन एग्रीकल्चर। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी पीरियड के दौरान दो चेंजेस आए हैं एग्रीकल्चर में। पहला, यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर। द यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर मेड द हैवी क्लेली सॉइल टू बी प्लग्ड इजिली एंड बेटर। जब ये आयरन प्लग शेयर्स आए हैं तो उसके बाद जो क्लेली सॉइल जो थी वो बहुत आराम से क्या हुआ था, खोद दिया गया उसे, और वो उपजाऊ बहुत ज्यादा बन गई। नाउ मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, और अब ज्यादा ग्रेन्स जो थे वो प्रोड्यूस हुआ करते थे। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी। नाउ द सैम्पलिंग ऑफ पैडी वर ग्रोन एंड देन ट्रांसप्लांट इन द फील्ड। अब यहाँ पे जो सैम्पलिंग पैडी ग्रोन हुआ करते थे उसके बाद वो ट्रांसप्लांटेड कहाँ? फील्ड में हो जाया करते थे। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव। और ये था इंक्रीज, इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। हु वर्क इन द फील्ड। अब बात आती है कि कौन कौन व्यक्ति जो थे वहां पे वर्ल्ड में फील्ड में वर्क किया करते थे। देखिए पहले स्लेव मैन्स और वुमेन यानी दास एंड दासीज जो थे वो आपका वहां पे काम किया करते थे। उसके बाद लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर जो थे, कामकारा, वो भी वहां पे वर्ल्ड फील्ड में वर्क किया करते थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से देखिएगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मगध के बारे में। ठीक है, मगध द फर्स्ट पावरफुल किंगडम। मगध जो है वो फर्स्ट पावरफुल किंगडम है। इट अबाउट 200 ईयर्स टू मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद। ये 2000 है, याद रखिएगा, 2000 ईयर्स अगो मगध जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपदास था। प्रेजेंट स्टेट ऑफ बिहार इज द एरिया वेयर द किंगडम ऑफ मगध डेवलप। जो मगध जो डेवलप हुआ वो आपका आज जो प्रेजेंट में बिहार राज्य है वहां पे मगध जो राज्य है वहां पे उसका डेवलपमेंट हुआ। द फैक्टर विच मेड मगध मोर पावरफुल किंगडम वर। कौन कौन से फैक्टर थे जो मगध को पावरफुल किंगडम बनाया है? देखिए पहला तो ये था कि रिवर गंगा एंड सोन रिवर और गंगा रिवर जो है वो इसी के एरिया के वहां से बहती है। फ्लोड थ्रू इट विच मेड द लैंड फर्टाइल। ये यहीं से बहती है गंगा और सोन रिवर, इसकी वजह से वहां पे लैंड जो है फर्टाइल हो जाती थी, पानी जो था वो हमेशा वहां पे मिलता रहता था। उसके अलावा जो मगध है वो याद रखिएगा जो लोकेटेड था, कहां पे लोकेटेड था? साउथ ऑफ रिवर गंगा। रिवर जो गंगा बह रही है उसके दक्षिण में मगध जो था वो लोकेटेड था। उसके बाद आ जाते हैं, इट वॉज सराउंडेड बाय फॉरेस्ट। और इसी के पास पास जो मगध राज्य में था वो फॉरेस्ट से भी घिरा हुआ था। फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज। अब जो फॉरेस्ट है वो आपको किस किस चीज में प्रोवाइड करता है? चीजें जैसे कि वुड प्रोवाइड करता है हाउस बनाने के लिए, कार्ट्स बनाने के लिए, चैरियट्स बनाने के लिए। एलिफेंट जो थे वो वहां पे आराम से कैप्चर हो जाया करते थे, फिर उसके बाद उनको ट्रेनिंग दिया करते थे, आर्मी में उनको लाया करते थे। द आयरन माइंस लोकेटेड इन द रीजन प्रोवाइड आयरन विच was used to make strong tools and weapons। देखिए अब वहां पे आयरन माइंस भी लोकेटेड थी जिसकी वजह से आपका वहां पे जो स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स थे वो बन जाया करते थे। द पावरफुल एंड एम्बिशियस रूलर लाइक। याद रखिएगा कि जो पावरफुल और एम्बिशियस रूलर थे वो थे पहले बिम्बसारा पहले रूलर, उसके बाद है अजातशत्रु यानी अजातशत्रु, उसके बाद है महापद्मानंदा। यूज्ड ऑल पॉसिबल वे टू कॉन्कर अदर जनपदास। महापद्मानंदा एक्सटेंडेड द एम्पायर अप टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। याद रखिएगा महापद्मानंदा जो थे उन्होंने नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक, सब कॉन्टिनेंट जो है हमारा उसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक एम्पायर को एक्सटेंड किया।
राजगीर, राजगीरा यानी आज का प्रेजेंट राजगीर जो है वो बहुत सालों तक मगध की कैपिटल रहा है। क्या रहा है? राजगीर जो है बहुत सालों तक मगध की कैपिटल रहा है। उसके बाद जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई थी, जो आज प्रेजेंट डे पटना जिसको बोलते हैं हम, वही पाटलिपुत्र उसके बाद वो आपका शिफ्ट हुई। अब आ जाते हैं व्हाई डिड एलेक्जेंडर नॉट कॉन्कर इंडिया। अब एलेक्जेंडर ने इंडिया पर कब्जा क्यों नहीं किया? देखिए अबाउट 2300 यानी 2003 ईयर्स अगो एलेक्जेंडर रूल ओवर मैकेडोनिया। एलेक्जेंडर जो था उसने रूल किस पे किया? मैकेडोनिया पे रूल किया। ही वांटेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल। वो चाहता था पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में करना, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसने इजिप्ट के और वेस्ट एशिया के पार्ट तो कुछ उसने कॉन्कर कर लिए थे। इन हिज अटेम्प्ट टू कॉन्कर इंडिया ही रीच अप टू द बैंक ऑफ रिवर बियास। वो इंडिया को कॉन्क्वर करने के हिसाब से वो आया, पर याद रखिएगा वो सिर्फ रिवर बियास तक पहुंच सका। याद रखिएगा कौन सी रिवर? रिवर बियास तक ही सिर्फ पहुंच सका। बट हिज सोल्जर रिफ्यूज टू मार्च फर्दर बिकॉज दे हैड अफ्रेड ऑफ द लार्ज आर्मी ऑफ द इंडियन रूलर्स। उसके जो सोल्जर्स वगैरह जो थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया उसके आगे जाने से, रिवर बियास के आगे जाने से, क्योंकि उन्हें पता था कि जो इंडियन जो रूलर हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उनके पास बहुत ज्यादा लार्ज आर्मी है। इसी वजह से अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम रिवर बियास से आगे नहीं पहुंचेंगे। They had heard the ruler of India vast empire, foot soldier, chariots and elephants। और उन्होंने ये भी सुना था कि जो इंडिया के जो एम्पायर्स है उनके पास वास्ट आर्मी है, बहुत बड़ी आर्मी है, फुट सोल्जर्स हैं उनके पास, चैरियट्स हैं, एलिफेंट्स वगैरह हैं। इसी कारण एलेक्जेंडर जो था वो अपना रिटर्न हो गया इंडिया को बिना कॉन्क्वेयर करे हुए। तो याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि एलेक्जेंडर जो है वो इंडिया को कब्जा क्यों नहीं कर पाया। आज से 2300 साल पहले अलेक्जेंडर जो था वो मैकेडोनिया एक राज्य है, वहां पे वो राज किया करता था। उसने लगभग वो चाहता था कि पूरे वर्ल्ड को ही मैं अपने कब्जे में कर लूं, पर वो ऐसा हो नहीं कर पाया। वो उसने इजिप्ट और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट तो कॉन्क्योर कर ले। जब वो इंडिया की तरफ बढ़ा इंडिया को कॉन्क्योर करने, तो वो सिर्फ रिवर ब्यास तक ही पहुंच सका। रिवर ब्यास के आगे उसके जो सोल्जर्स है उन्होंने जाने से मना कर दिया कि हम उसके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इंडिया के जो किंगडम जो था, इंडियन किंगडम जो थे, मगध वगैरह, इन सब के बारे में सुना था कि वहां पे बहुत ज्यादा पावरफुल रूलर रहते हैं और वहां पे पावरफुल आर्मीज वगैरह हैं। इसी वजह से उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया। इसी कारण से उसने इंडिया को जो है कॉन्कर नहीं कर पाया अलेक्जेंडर। अब आ जाते हैं हम वज्जी की बात पे। वज्जी द फेमस रिपब्लिक, ठीक है। वज्जी वॉज रूल्ड बाय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गना और संघा। वज्जी जो है वो एक कौन रूल करता था? एक ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जो रूल करते थे, जिसको गना और संघा यानी रिपब्लिक बोला करते थे। इसकी कैपिटल क्या थी? वज्जी की कैपिटल जो थी वैशाली थी। इन गनाज और संघा देयर वर मैनी रूलर्स, और इसमें जो संघ और गनाज होते थे उसमें बहुत सारे रूलर होते थे। इवन देयर कुड बी 1000 ऑफ मैन, मतलब आप देखिएगा कि हजारों लोग हो सकते थे उसमें रूलिंग टुगेदर। ईच वन वॉज नोन एज राजा, मतलब एक साथ वो करते थे और सबके सब एक अपने राजा ही हुआ करते थे। दीज राजा मीट इन असेंबली, और ये जो राजा वगैरह थे ये एक असेंबली में मिलते थे, बैठते थे, उसके बाद डिसाइड करते थे इशू पे कि कौन सा इशू है। उसके बाद वो डिबेट हुआ करती थी, फिर उनके जो थे जो भी नतीजा निकलता था फिर उस पर आके वो अपना परफॉर्म किया करते थे। बट दे ऑल्सो परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, जो रिचुअल्स होते थे वो एक ही साथ परफॉर्म किया करते थे। बट वीमेंस दासीज एंड कमकाराज वर नॉट अलाउड इन दिस असेंबली। अब फिर आप देखिएगा यहाँ पे वुमेन्स को नॉट अलाउड था, दास जो थे वो भी नहीं आ सकते थे, यानी कि लैंडलेस लेबर्स जो थे वो भी वहां पे आ नहीं सकते थे, असेंबली में पार्ट नहीं ले सकते थे। मैनी किंग ऑफ द किंगडम ट्राई टू कॉन्क्वर द गना और संगा, जो बहुत सारे किंग थे, किंगडम थे, वो चाहते थे कि गना और संगा पे कॉन्क्वर करें। बट इट वॉज अबाउट 15 ईयर्स अगो लेटर द गुप्ता रूलर वर एबल टू कॉन्क्वर देम, और लगभग आज से 1500 साल पहले गुप्ता रूलर जो है उन्होंने इसको कॉन्क्वर कर लिया। बोथ बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू गना और संघा। याद रखिएगा कि बुद्धा और महावीरा जो थे वो दोनों ही गना और संघा से बिलोंग करते थे। बुद्धिस्ट बुक प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन अबाउट द लाइफ ऑफ गनास, और ये सब हमको गनास वगैरह के बारे में बुद्धिस्ट बुक जो है वहां से इन सब की जानकारी मिलती है। बुद्धिस्ट बुक्स में ये सब चीजें लिखी हैं और उसे हमें वहीं से इसकी जानकारी मिलती है।
सेक्रेट्स ऑफ वज्जी प्रोस्पेरिटी। अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जी, अजातशत्रु जो था वो चाहता था वज्जी पे अटैक करना, इसी कारण उसने एक अपना मिनिस्टर जो था वसाकारा जो था उसने बुद्धा के पास भेजा एडवाइस के लिए कि ये वज्जी जो है इसको कैसे जीता जाए। तो बुद्धा जी ने उनको बोला कि देखिए, दे हैड फुल एंड फ्रिक्वेंटली पब्लिक असेंबली एंड एक्टेड टुगेदर, ये आपको पब्लिक असेंबली जो है, ये पब्लिक असेंबली में चलते हैं, ये अपने एक साथ ही एक्ट जो है वो एक साथ फैसला लेते हैं। उसके बाद दे फॉलो द रूल्स एंड रिस्पेक्टेड सपोर्ट एंड लिसनिंग टू द एल्डर्स। उसके अलावा ये जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उसकी ये सब बातें सुना करते हैं। उसके अलावा दे डिड नॉट कैप्चर वुमेन बाय फोर्स, और ये जो व्यक्ति लोग जो हैं वो वुमेन्स को कैप्चर नहीं करते हैं फोर्स के द्वारा। दे मेंटेन्ड चैत्याज, ये आपके चैत्याज जो है उसको मेंटेन करते हैं। चैत्याज मतलब लोकल श्राइन जो होती हैं उसको मेंटेन करते हैं, विलेज और सिटी दोनों में ही। दे रिस्पेक्टेड द सेंट ऑफ द बिलीफ एंड नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली इन देयर कंट्री, और ये जो संत वगैरह जो होते हैं उसको रिस्पेक्ट करते हैं और ये बिलीव करते हैं कि हम कंट्री में फ्रीली मूव कर सकें। ये जो सारी चीजें हमें पता लगती हैं, ये हमें एक दीघा निकाया एक अकाउंट है वहां से हमको पता लगती है। ये फेमस बुद्धिस्ट बुक है, वहां से हमें इस सब के बारे में पता लगता है। देखिए, समवेयर एल्स की बात करते हैं, एथेंस की बात करते हैं। एथेंस एक जगह है, अभी हम आगे पढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा माना जाता है जो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जो ओरिजिन है वो वहीं एथेंस से है। अबाउट 2500 ईयर अगो अ न्यू टाइप ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड डेमोक्रेसी, आज से लगभग 2500 साल पहले एक नई टाइप की गवर्नमेंट आई जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। और ये एस्टेब्लिश कहां हुई? एथेंस में एस्टेब्लिश हुई। एथेंस जो है वो ग्रीस की कैपिटल है और लगभग ये 200 साल तक ऐसा ही वहां चलता रहा। अपॉइंटमेंट फॉर मैनी पोजीशन वर मेड थ्रू लॉटरी, यहां पे जो अपॉइंटमेंट हुआ करते थे बहुत सारी पोजीशन के लिए वो लॉटरी के द्वारा हुआ करते थे। There was an assembly that met at least 40 times a year to decide important issue। याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ये असेंबली जो है वो आपकी एटलीस्ट 40 टाइम यानी 40 बार साल में मिला करती थी और जो था इंपॉर्टेंट इश्यू जो थे वो वहां पे डिसाइड हुआ करते थे। ऑल सिटीजन वर अलाउड टू अटेंड द मीटिंग, और इसमें सारे ही जो सिटीजन थे वो अलाउड हुआ करते थे मीटिंग में कि वो सारे ही सारे आए और मीटिंग में को अटेंड करें। ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वर कंसिडर्ड एज फुल सिटीजन्स। याद रखिएगा, हर एक मर्द यानी कि हर एक आदमी जिसकी एज 30 साल से ऊपर होगी वो फुल सिटीजन कंसीडर्ड हुआ जाएगा, उसको फुल सिटीजन माना जाएगा। हर एक आदमी जो 30 साल से ऊपर का है वो फुल सिटीजन माना जाएगा। ऐसा कहां पे? जो डेमोक्रेसी एथेंस में थी वहां पे इस तरीके से बात थी। सिटीजन हैड टू सर्व इन द आर्मी एंड नेवी, और जो सिटीजन थे उनको आर्मी और नेवी में सर्व करना पड़ता था। बट वुमेन्स, फॉरेन मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, स्लेव्स हु वर्क इन माइंस, फील्ड्स, वर्कशॉप्स एंड हाउस होल्ड वर नॉट कंसिडर्ड एज सिटीजन्स। उसके अलावा आप देखिएगा कि विमेन्स, आपके जो फॉरेन मर्चेंट्स हो गए मतलब कि जो बाहर से आए हुए व्यापारी हैं, वो क्राफ्ट पर्सन जो हैं यानी स्लेव जो दास वगैरह जो लोग हैं, जो माइंस में काम करते हैं, जो वर्कशॉप में काम करते हैं, वो सिटीजन नहीं हुआ करते थे। याद रखिएगा, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूं। एथेंस ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, आज से एथेंस जो है, ग्रीस जो है, आज का जो ग्रीस है उसकी कैपिटल है एथेंस। ठीक है, आज से लगभग 2500 साल पहले वहां पे एक नई टाइप ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत हुई जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। वो लगभग 200 साल तक चली। वहां पे यहां पे जो अपॉइंटमेंट हुआ करती थी लोगों की पोजीशन की, वो लॉटरी के थ्रू हुआ करती थी और वहां पे 40 बार, ये याद रखिएगा कि साल में 40 बार उस असेंबली को मिलना पड़ता था। वहां पे फिर वो कोई भी इश्यू जो था वो डिसाइड करते थे। सारे सिटीजन्स थे, ऑल सिटीजन्स जो थे वो अटेंड करते थे मीटिंग को। पर याद रखिएगा कि फुल सिटीजन वहां पे कौन हुआ करते थे? वो सारे व्यक्ति, आदमी जिसकी एज 30 साल से ज्यादा है वो वहां पे फुल सिटीजन हुआ करते थे। उसके अलावा जो सिटीजन नागरिक जो थे उनको आर्मी और नेवी में भी सर्व करना पड़ता था।
अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे अच्छी बात याद रखिएगा कि वहां पे वीमेंस, फॉरेन मर्चेंट, क्राफ्ट पर्सन, स्लेव्स और जो माइंस में और फील्ड में जो काम करते व्यक्ति हैं उन सबको सिटीजन नहीं कंसीडर्ड किया जाता था। तो आप देखिएगा कि वो कैसी डेमोक्रेसी हुई जहां पे इक्वालिटी ही नहीं हुई है। ठीक है, वहां पे आप एक जो माइंस में व्यक्ति काम कर रहा है, जो फील्ड में काम कर रहा है, आप उसको सिटीजन कंसीडर्ड ही नहीं करेंगे। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी हुई? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो वहां पे भी आप ये कह सकते हैं कि वहां पे भी इक्वालिटी वहां पे भी नहीं थी उस समय डेमोक्रेसी में। आशा करता हूं ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हर बार की तरह जैसे हम ब्रेन बूस्टर की तरफ चलते हैं तो इसमें भी हम ब्रेन बूस्टर हैं कुछ, तो हम वो जान लेते हैं। ब्रेन बूस्टर जानने से पहले आप हमारी इस वीडियोस को पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। समझने के बाद आप ब्रेन बूस्टिंग जो हमारा ब्रेन बूस्टर है उस पर आइएगा। वहां पर आप क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन के आप अपने आप कुछ आंसर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आपके आंसर मिल जाएंगे, वहां पर आप वो आंसर जो है अपना मिलाइएगा और चेक करिएगा कि आपके आंसर कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो चलिए ब्रेन बूस्टिंग की तरफ हम, ब्रेन बूस्टर जो है हमारा, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। पहला जो ब्रेन बूस्टर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अश्वमेधा इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अश्वमेधा जो है यज्ञ जो वगैरह होता था उसके में करेक्ट है, उसमें करेक्ट है। इन अश्वमेधा आज हॉर्स वॉज फ्रीली लेफ्ट अंडर द किंग्स मैन। इफ दिस हॉर्स वॉज स्टॉप्ड बाय एनी अदर किंग देन दैट किंग हैड टू फाइट विद द किंग हु हैड परफॉर्म द अश्वमेधा। इसमें पहली बात यह है कि एक हॉर्स जो था वो अपना फ्रीली मूव कर दिया जाता था, उसके ऊपर एक किंग्स का जो आदमी था वो बैठा करता था, उसके साथ चला करता था। अगर उस घोड़े को किसी किंग ने, अदर किंग ने रोक लिया तो उसको दूसरे किंग के साथ जो अश्वमेधा परफॉर्म कर रहा है उसके साथ उसको फाइट करनी पड़ती थी। ए ये है। बी आपका आता है द किंग हु परफॉर्म द अश्वमेधा वाज कंसीडर्ड मोर पावरफुल एंड इनवाइट द किंग ब्रॉट गिफ्ट फॉर हिम। जो बी द किंग हु परफॉर्म द अश्वमेधा वाज कंसीडर्ड मोस्ट पावरफुल। जो भी किंग जो अश्वमेधा को परफॉर्म करता था उसको बहुत पावरफुल माना जाता था। उसके बाद वो किंग्स को इनवाइट करता था गिफ्ट के लिए और वहां पे वो जो किंग्स थे, अदर जो किंग्स वगैरह थे, वो उसके लिए गिफ्ट लाया करते थे। इसमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी ए इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, हु वाज नॉट द रूलर ऑफ मगध। अब इसमें से बताइएगा कि मगध में कौन सा जो रूलर है वो नहीं था। ए भीमसारा, बी अजातशत्रु, सी महापद्मनंदा या डी बिंदुसारा। ये सब आपने ऊपर पढ़ा है, आप इसको क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, द फर्स्ट रूलर ऑफ मगधा महाजनपदा इन द 6th सेंचुरी वाज। सबसे पहला रूलर मगध महाजनपद का 6th सेंचुरी में कौन था? ए भीमसारा, बी अजातशत्रु, सी महावीरा, डी प्रसन्नजित। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज नोन एज मगध इन द एंशिएंट टाइम। वो कौन सा एरिया है जिसको मगध बोलते थे एंशिएंट टाइम में? ए ऑप्शन साउथ ऑफ गंगा यानी गंगा के दक्षिण का जो एरिया था उसको हम मगध बोलते थे। बी बिटवीन गंगा एंड यमुना यानी कि गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया था, जो राज्य था, जो एरिया वगैरह था, उसको हम क्या बोलते हैं? मगध हैं। या फिर सी नॉर्थ ऑफ द गंगा यानी गंगा के उत्तरी जो तरफ जो एरिया होता था उसको बोलते थे। या डी बिटवीन यमुना एंड चंबल यानी यमुना और चंबल के बीच का जो एरिया था वो। क्वेश्चन नंबर 5, द सिस्टम ऑफ टैक्स बिकेम मोर प्रोमिनेंट इन द पीरियड ऑफ। जो टैक्स सिस्टम था वो जो किस मोस्ट प्रोमिनेंट हुआ, किस पीरियड में हुआ? ए महाजनपदा, बी गुप्तास में, सी हड़प्पा सिविलाइजेशन में, डी वैदिक एज में। क्वेश्चन नंबर 6, अजातशत्रु वांटेड टू इन्वेड वज्जी, हु डिड ही सेंड टू बुद्धा टू गेट एडवाइस इन द एडवाइस फॉर द सेड पर्पस। ऑप्शन ए महाकासापा, बी प्रसन्नजीत, सी वसाकारा और डी जबलमा कामा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द महाजनपदा इज फॉल्स। इसमें से कौन सा टैक्सेशन सिस्टम महाजनपदा के बारे में गलत है? पहला, ए जनरली 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वाज टेकन एज अ टैक्स एज नोन एज बगा, यानी कि 1/6 जो प्रोड्यूस हुआ करता था उसको टैक्स के रूप में लिया जाता था और इसी को क्या बोलते थे? भागा बोलते थे। बी आपका, आर्टिशियन पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फ्री लेबर फॉर द किंग वंस अ मंथ। आर्टिशियन जो थे वो अपनी फ्री लेबर दिया करते थे किंग्स के एक मंथ में। सी ऑप्शन, ट्रेडर पे टैक्स बाय एंड सेल ऑफ थिंग। ट्रेडर्स जो थे वो पे टैक्स करते थे बाय और सेल ऑफ थिंग से। डी, हंटर एंड फूड गैदर डिड नॉट पे टैक्स। या फिर डी, हंटर और गैदर जो थे वो टैक्स नहीं पे किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द असेंबली। इनमें से कौन सा जो व्यक्ति थे अलाउड नहीं थे आपका असेंबलीज में? पहला वीमेन, बी स्लेव्स, डी
कमाकारास, डी ऑल ऑफ द अबव। एलेक्जेंडर वॉज द रूलर ऑफ, एलेक्जेंडर जो था वो कहां का रूलर था? पहला ए ऑप्शन इजिप्ट का, बी मैकेडोनिया का, सी ग्रीस का और डी रोम का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, हु वॉज द कंपेनियन ऑफ द किंग इन द बैटलफील्ड? बैटलफील्ड में किंग का कौन कंपेनियन होता था? ए चैरियटर, बी कमांडर, सी प्रीस्ट, डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द बुक ऑफ द लेटर वेदिक पीरियड? इनमें से कौन सा बुक जो है वो लेटर वेदिक पीरियड कंसीडर की जाती है? पहला समवेदा, बी यजुर्वेदा, डी अथर्ववेदा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12, इन एथेन व्हाट वाज द एज ऑफ द मैन टू बिकम अ सिटीजन? एथेंस में जो डेमोक्रेसी वगैरह जब बात होती है तो वहां पे कौन से मैन जो होते थे, किस एज के बाद उसको सिटीजन कंसीडर किया जाता था? ए 20, बी 25, सी 30, डी 35। आपके आंसर यहां पे हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।